इस वक्त तहखाने में यति के अलावा सभी लोग मौजूद थे। कार्तिक ने लड़खड़ाती आवाज में सभी को बताया कि यति चलने की हालत में नहीं है। उसके पैर सांप के जहर के कारण और हवेली के लोगों की दी गई बेहोशी की दवा के कारण बेजान हो गए थे। बाबा साहेब ने भैरव को यति की हिफाजत करने का हुक्म सुना दिया। पहाड़ वाले बड़े महल को ठीक करने के लिए कहा था ना, मरम्मत पूरी हुई? वो सारा काम का खत्म हुआ? जी मालिक, वो काम तो 3 दिन पहले ही हो चुका था। वैद्य जी को उनकी वैद्यशाला से उठाओ और समर्थ और कार्तिक को वो बड़े महल में पहुंचाओ। हमको कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम है। बिना निपटाए हम बड़े महल में पैर नहीं रख सकते। और भैरव तुम। इतना कहते हुए बाबा साहेब का रुख फिर से भैरव की तरफ आ गया। बहुरिया को लेकर पहाड़ वाले बड़े महल पहुंचना, हम सब तुमको वहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर तुमरे और बहुरिया के बीच कोई भी तीसरा आए तो उसका गला रेतने से पहले एक बार भी ना सोचना। और उन सब की छाती पर हमरे महल के सिक्के का निशान जरूर होना चाहिए। काहे से आज के बाद फिर से वही खूनी दौर शुरू होगा जब सुबह की शुरुआत और रात का अंत लाशों के ढेर पर हुआ करता था। बाबा साहेब ने महल से निकलने से पहले नौकर को भैरव के साथ ही रुकने का हुक्म दिया था। भैरव ने अपने चेहरे को एक कपड़े से लपेटकर तहखाने का दरवाजा खोला और पाया कि आग चारों तरफ फैल चुकी है। धुएं की वजह से न तो ठीक तरह से सांस ली जा सकती थी और न ही कुछ भी आगे दिखाई दे रहा था। ऐसे में वो यति को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके कमरे में गए। बड़े मालिक का शक सही था। हवेली के लोग महल पर कब से आंख भर के बैठे थे। आखिर जिस बात का डर था आज वही हो गया। दुल्हन तक पहुंचने का रास्ता तो है, लेकिन फिर भी हम खिड़की की तरफ वाला रास्ता देखते हैं। भैरव किसी तरह आग और धुएं के बीच से होकर यति के कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा बाहर से बंद था और उसकी कड़ी को ताले की जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ था। साथ ही दरवाजे पर आग लगी थी। पीछे की खिड़की से तो दुल्हन अंदर नहीं दिख रही है। हम जंजीरों को तोड़ने के लिए कुछ लाते हैं। वो नौकर पास ही रखा पीतल का फूलदान उठा लाया और उससे जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी देर में भैरव और उस नौकर को नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं के गुब्बारे में कुछ भी नजर आना नामुमकिन था। लेकिन भैरव और नौकर दोनों ही समझ चुके थे कि हो ना हो ये उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तुम उन्हें संभाल लोगे या तुम्हें मेरी जरूरत है? हम अकेले ही काफी हैं उनके लिए। आप दुल्हन को बचाइए, हम इनको देखते हैं। उस नौकर के पास एक बंदूक थी, लेकिन इसके अलावा नौकर की हिफाजत के लिए भैरव ने अपने पास से एक खंजर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। बल से ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो है बुद्धि। इसलिए जब जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत। किसी का शिकार बनने से अच्छा है कि शिकार करने पर अपनी पकड़ बनाओ या फिर अपनी जिंदगी को अपने हाथों से पूरी इज्जत और सम्मान के साथ खत्म कर दो। जय महाकाल, जय महाकाल। ईश्वर दुल्हन और तुम्हारी जोड़ी 7 जन्म तक बनाए रखे। नौकर भैरव की बात को पूरी तरह से समझ चुका था। वो जानता था कि वो अकेला बहुत सारे लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन उन सब के हत्थे चढ़ने और दर्दनाक मौत को चुनने से कहीं ज्यादा बेहतर था कि वो नौकर अपनी जान खुद ले ले। इसीलिए भैरव ने उसे कुछ ही शब्दों में गहरी बात समझा दी थी कि उसके हाथ लगकर उनसे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए अगर स्थिति उस नौकर के हाथ से बाहर निकल जाए और कोई भी रास्ता नजर ना आए तो वो नौकर अपनी जान खुद ही ले ले। नौकर खंजर लेने के बाद सीधा सीढ़ियों से नीचे चला गया और इधर भैरव के मन में हजारों बातें शोर मचाने लगी। जंजीरों का क्या मतलब है? अगर वो अंदर ही है तो अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? भैरव ने उन जंजीरों पर वार करके उन्हें खोलने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन उस जलते हुए दरवाजे के कारण भैरव के लिए वो दरवाजा खोलना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। वो बार बार उस दरवाजे पर पैर मारे ही जा रहा था। आखिरकार वो दरवाजा पूरी तरह से टूटकर कमरे के अंदर की तरफ जमीन पर बिखर गया। आग चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन जैसा कि उस नौकर ने कहा था, कमरे के अंदर यति मौजूद नहीं थी। वो यहाँ क्यों नहीं है? कहाँ गई वो उसे ले गए हैं क्या? भैरव ने पाया कि कमरे की खिड़कियां भी अंदर से ही बंद थी, यानी कि यति उन खिड़कियों से भी बाहर नहीं गई थी।
तो फिर वो भैरव को कहीं भी क्यों नजर नहीं आ रही थी? आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि यति जिस बेड पर बैठी हुई थी वो भी जलने लगा था। धुआं इतना ज्यादा फैल चुका था जिससे आंखें और सांसें दोनों ही ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। इधर भैरव के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी। तुम कमरे के अंदर ही दम तोड़ दो, इसलिए शायद कमरे पर जंजीरों को बांधा गया था। लेकिन तुम कमरे के अंदर क्यों नहीं हो? आखिर कहाँ हो तुम? आग भड़कने के कारण कमरे में पड़ा बिस्तर जल रहा था। कमरे का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहां रखी हुई लकड़ी की कुर्सियों में भी आग लग चुकी थी और साथ ही वहां बनी हुई अलमारियां भी जलकर जमीन पर गिरने लगी थीं। कमरे का झूमर जमीन पर टूटकर पूरी तरह से बिखर चुका था और उन्हीं बिखरे हुए कांच पर खून के निशान थे, जिन्हें देखकर भैरव ने जोर से यति को आवाज देते हुए कहा, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि तुम आसपास ही हो। तुम फिक्र मत करो, तुम जहां भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। भैरव उस बड़े से कमरे में दिख रहे टूटे और जले हुए सामान को अपने हाथों से इधर उधर फेंक रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यति अपने आप को बचाने में इस वक्त सक्षम नहीं थी। ऐसे में सुलगती हुई अलमारी और कांच के टुकड़ों पर फैले हुए खून को देखकर वो बुरी तरह से घबराने लगा था। तभी उसके कानों में एक बेहद धीमी और हल्की सी आवाज पड़ी। पानी टपकने की आवाज। बाथरूम? लेकिन उसके सामने तो ये अलमारी गिरी हुई पड़ी है। बाथरूम के अंदर से पानी के टपकने की लगातार आवाज आ रही थी, जबकि भैरव को अच्छी तरह से याद था कि यति उन लड़कियों में से एक थी जिन्हें हमेशा ही चीजों को संभाल कर और समेट कर रखना पसंद था। उसे बाथरूम के नलों में से टपकता पानी ही क्यों, बल्कि बिखरे कपड़े, कमरे के अंदर कोई भी चीज इधर उधर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि वो भैरव के बिखरे उलझे बालों को भी मौका मिलते ही अपने हाथों से ठीक कर देती थी। वो उससे अक्सर एक बात कहा करती थी, बिखरे हुए सामानों के बीच रहना और खुद का ध्यान ना रखना, ये दोनों ही आदतें इंसान को हमेशा बिखरी हुई किस्मत और अधूरापन देती हैं। तो ये सारी आदतें छोड़ दो, मैं हमेशा याद नहीं दिलाऊंगी ये सब। यति की इस बात को सुनते ही भैरव भी उसे जवाब में हर बार एक ही बात कहा करता था, बिखरे हुए सामान तक तो ठीक है, लेकिन इस बिखरे हुए इंसान को तो तुम ही ठीक करोगी, और मुझे अच्छा और समझदार बनकर अपना ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आज इस अफरा तफरी के बीच भी यति की बातों को याद करना भैरव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की आदत थी। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात थी जो अब भैरव को समझ में आने लगी थी। तो तुम यहाँ हो, तुम फिक्र मत करना, तुमने एक सही कदम उठाया है। अब इससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं। भैरव ने ना वक्त कमाए, आनन फानन में उन सारे ही जलते सामानों को अपने कोरे हाथों से फेंकना शुरू कर दिया। बस कुछ पल और, मैं आ रहा हूँ। भैरव ने उन जलती सुलगती हुई अलमारियों को किसी तरह से धक्का देकर बाथरूम के दरवाजे से अलग किया, और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने के नजारे ने उसके दिल को दहला दिया। गुड़िया, गुड़िया तुम। बाथरूम के अंदर इतना ज्यादा धुआं भरा हुआ था कि भैरव को कुछ भी ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था। भैरव की नजरें उसके अंदर जाते ही धुएं में धुंधली हो गईं। तो ऐसे में यति तो वहां काफी देर से थी, इसीलिए वो धुआं यति पर गहरा असर छोड़ चुका था। यति भीगे हुए कपड़ों में बाथरूम की एक दीवार से खुद को समेटे बेसुध पड़ी हुई थी। उसके पैरों में टूटे हुए कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। उसका खून फर्श पर फैल चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं और शायद भैरव से दूर जाने की इजाजत ले रही थी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें ठीक होना होगा, होश में आओ। यति की हालत भैरव को साफ बता रही थी कि यति उस धुएं के कारण सांस नहीं ले पा रही। भैरव ने उसके सीने पर कई बार अपने हल्के हाथ से दबाव देते हुए उसकी धीमी पड़ रही धड़कनों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन यति पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। यति अभी भी बेहोशी की हालत में धीमी सांसें ले रही थी। सांस लेने की कोशिश करो गुड़िया, आंखें खोलो। भैरव बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर हल्के हाथों से यति की धीमी पड़ चुकी धड़कनों को समेटने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन जब उसने अपनी आंखें नहीं खोली तब भैरव ने यति के मुंह को खोल अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे अपने मुंह से सांसें देते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैरव के ऐसा करने पर कुछ ही पलों बाद यति ने अपनी आंखों को अचानक से खोलते हुए एक गहरी सांस ली। सांस लेने की कोशिश करो, अपनी हिम्मत और अपनी सांसों को टूटने मत देना। हम यहां से जिंदा जरूर निकलेंगे। धीमी धड़कनें अभी भी यति को इतना कमजोर किए हुए थीं कि वो ना ही ठीक से सांस ले पा रही थी और ना ही उसकी आंखें ठीक तरह से कुछ देख पा रही थी। लेकिन भैरव के ये शब्द उसके कानों में जरूर पड़ रहे थे। इस बुरी हालत में तड़पती हुई यति ने बेहद धीमे से शब्दों में भैरव को उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी आखिरी सांस के टूटने तक मेरे सामने रहो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। कोई अलग नहीं कर रहा है हमें, तुम बस चुप हो जाओ। अब सांस लेने की कोशिश करो, हम यहां से बाहर जरूर जाएंगे। भैरव बाहर बने खतरों के कारण भी यति को इस तरह से लेकर नहीं जा सकता था। उसे अभी इस बारे में भी कोई खबर नहीं थी कि उसके साथ आया वो नौकर इस समय किस हालत में था, वो कहां था, या फिर वो जिंदा था भी या नहीं। ऐसे में उन दुश्मनों के बीच से यति को लेकर जाना भैरव के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता था। लेकिन इस वक्त महल से निकलना भी जरूरी था। भैरव जैसे ही यति को अपनी गोद में उठाने लगा, यति ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए बेहद हल्की आवाज में कहा, मैं खुश हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारे नाम के साथ ही मैं आज तक जुड़ी रही। यति को भैरव से अलग किया ही नहीं जा सकता। ये कहकर यति ने अपनी आंखों को बंद करते हुए भैरव के सीने पर अपना सिर रख दिया। भैरव की आंखों में आंसू थे और उसकी जुबान पूरी तरह से खामोश। यति का हाथ भैरव के सीने से सरकते हुए बेजान सा पड़ने लगा था और भैरव के अंदर एक तूफान उठने लगा था जो खुद भैरव को ही उसमें गुम कर देने के लिए काफी था। आग लगने की वजह से महल की दीवारें अब ढहने लगी थी। बाबा साहिब का वो सपना जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था और उसे हकीकत का नाम दिया था, वो नारायण महल आज जलकर राख हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ यति की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया को जला दूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे सब कुछ मेरे हाथों से बचाती हो। तुम्हें जिंदा रहना होगा। यति की गोद में उठाए हुए भैरव खिड़की से कूदने के बारे में सोच रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर भैरव का वो नौकर अपने हाथों में वही खंजर लिए खून से लथपथ खड़ा हुआ था। सबको जान से मार दिया। अब दुल्हन सुरक्षित है। कम से कम बड़े मालिक को अपना मुंह तो इज्जत से दिखा पाएंगे हम। आगे बढ़िए, अब रास्ता पूरी तरह से साफ है। लेकिन बावजूद इसके कि भैरव नौकर के बताए हुए महल के आगे के रास्ते से निकलता, उसने कुछ और तय किया। इतना वक्त नहीं रहा, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। हमें खिड़की का रास्ता चुनना होगा ताकि महल के आगे से आ रहे खतरे से आसानी से बचा जा सके। लेकिन अब महल के आगे के दरवाजे पर खतरा होना तो नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उनके पास आदमियों की कमी है? जब तक यहाँ की दीवारें ढह नहीं जाती, उनके आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। खिड़की से पीछे जंगल की ओर जाने का रास्ता ही हमारे लिए महफूज होगा। इसलिए दिमाग लगाना बंद करो और हाथ पांव चलाओ, इससे पहले कि हम तीनों इस महल की आग में खाक हो जाएं। उस नौकर ने जब खिड़की खोली तो उसे भी रास्ता पूरी तरह से साफ नजर आया। इसके बाद उसने खिड़की से नीचे उतरने का इंतजाम किया। जलते हुए कपड़ों को बुझाकर उसने सारे कपड़ों को कुछ ही मिनट में बांधकर नीचे जमीन की ओर लटकाया और फिर भैरव को उससे बांधते हुए उसे सहारा देकर नीचे की ओर उतारने में मदद करने लगा। तुम क्यों रुके हो? तुम भी साथ चलो। जब तक आप लोग सुरक्षित जंगल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम यहीं रुके रहेंगे ताकि आने वाले खतरे पर हम नजर रख सकें। भैरव किसी तरह से दुश्मनों की नजर से बचकर मशक्कत करते हुए उस खिड़की से नीचे उतर गया। यति अभी भी बेहोश थी।
जल्दी ही वो जंगल के अंदर चला गया। जंगल में आकर जब उसे महसूस हुआ कि अब वो सुरक्षित है, तो उसने एक महफूज सी जगह ढूंढकर यति को पत्तों के एक ढेर पर लेटा दिया। फिर उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी धड़कनों को सुनने की कोशिश करने लगा। मेरी बात सुन रही हो ना? होश में आओ, कुछ तो जवाब दो। लेकिन यति अभी भी पूरी तरह से बेहोश थी। ऐसे में भैरव की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मौसम भी पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। आसमान पर छाते काले बादल और बारिश का मौसम भैरव के अंदर एक और डर को जगा रहा था। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हें होश में आना होगा। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम होश में नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। ये मौसम अब मुझे डरा रहा है, इसलिए होश में आओ। भैरव ने एक बार फिर से यति को अपनी गोद में उठाया और मौसम के और भी ज्यादा बिगड़ने से पहले वो जा पहुंचा एक पत्थरों से बनी हुई छोटी सी गुफा में, जहां बारिश से बचना थोड़ा आसान था। बिगड़ते मौसम को देख अब भैरव के हाथ पैर डर से कांपने लगे थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही इसकी मौत का कारण बन जाऊं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस तरह से इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। भैरव अपनी सोच में ही उलझा हुआ था कि तभी उसने यति की तरफ देखा। यति उन गरजते हुए बादलों की आवाज से शायद जग सी गई थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, भैरव को देख अपने हाथों को धीरे से उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। यहाँ, मेरे पास यहाँ आओ। बादलों के गरजने की वजह से भैरव अपने दोनों कानों पर अपने हाथों को रखकर खामोशी से सहमा हुआ सा बैठा था। लेकिन जैसे ही यति ने अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाया, भैरव ने किसी मासूम बच्चे की तरह यति के हाथ को थाम लिया और फिर यति के शब्द सुनते ही वो बिना कुछ सोचे समझे उसके और करीब जा पहुंचा। मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें जागते रहना होगा।